बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 501 का लेक्चर नंबर 23 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो फाइनल टर्म है ना वो लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन जो है ना अच्छे से करें और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, ठीक है, ताकि आप जो है ना पेपर आ जाए तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और पेपर को इजीली अटैम्प्ट कर लें। और इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको हमारी लेक्चर्स की समझ आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, जिनका ये कोर्स है, ठीक है। देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फर्स्ट थ्योरम है, लेट b इक्वल्स टू, आपके पास जो है ना b एक वेक्टर है जिसमें बेसिस आ रही हैं b1 b2 b3 so on bn, ठीक है। कहते हैं ये आपके पास बेसिस है, वेक्टर है, कोई v उसके लिए बेसिस दी गई है, ठीक है। देन फॉर ईच x इन v देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सेट ऑफ स्केलर c1 c2 so on cn। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, आप जो है ना इसको आसान लफ्जों में अपने लिए समझा करें। कहते हैं आपके पास एक सेट है b, ठीक है, उसमें सारी की सारी बेसिस पड़ी हुई हैं और वो सारी की सारी बेसिस किसी हैं, इस वेक्टर की जिसका नाम बड़ा वाला v है, ठीक है। कहते हैं कि जो x है ना वो भी v में ही पाया जाता है और उसके साथ जो है ना x के साथ स्केलर्स भी हैं। तो आप उसके लिए जो इक्वेशन लिखोगे ना वो कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रही है ना x इक्वल्स टू c1 b1 c2 b2 एंड so on c3 b3 एंड so on cn भी है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो है ना आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पेपर में आ जाए तो आपने इस कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है, इक्वेशन x इक्वल्स टू c1 b1 कॉमा c2 b2 so on कॉमा cn bn, ठीक है। ये जो c है ना ये आपके पास स्केलर्स हैं, ठीक है, c1 c2, और जो b1 b2 है ये आपके पास बेसिस हैं, ठीक है, ये वाली बेसिस हैं। नेक्स्ट देखें, ये प्रूफ इन्होंने बताया हुआ है कि इसको बस आप देख लें कि अगर हम c1 की जगह d1 d2 ले रहे हैं तो ये भी स्केलर्स ही होंगे, ठीक है। बस बेसिकली इनका बताने का ये मतलब था कि यहाँ पे c1 b1 ले रहे हैं, इस तरह से d1 b1 भी ले रहे हैं, तो ये जो d1 d2 है ना b के साथ b1 b2 के साथ, तो ये भी स्केलर्स हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं ना दोनों को, तो फिर c1 माइनस d1 कर लें तो इन दोनों के साथ b1 है तो वो कंपेयर करके b1 वन टाइम लिखा जाएगा, c2 d2 लिखे इनको माइनस करें तो फिर b1 लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर आप c1 माइनस d1 को इक्वल 0 के रखते हैं तो c1 इक्वल आ जाएगा d1 के, ठीक है। तो ये बस इनका कॉन्सेप्ट है कि c1 इक्वल टू d1 ही होगा, ठीक है। ये दोनों ही स्केलर्स हैं तो आप इसके लिए c1 भी इस्तेमाल कर सकते हो, d1 भी है, फिर कोई और भी आप जो है ना वो यूज कर सकते हो इसके लिए, स्केलर के लिए जो है ना रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट देखें, कोऑर्डिनेट डेफिनेशन है b कोऑर्डिनेट ऑफ x की, ठीक है। तो b कोऑर्डिनेट ऑफ x का क्या मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पे देखिए, कहते हैं सपोज कर ले b आपके पास बेसिस है, वही बात है, और x जो है वो v में जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। हम कोऑर्डिनेट बताते हैं ना जो, उनको हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये जो आपने इक्वेशन है ना इसको हम पढ़ेंगे, ये है b कोऑर्डिनेट ऑफ x, ठीक है। ये जो b बेसिस है ना वो कोऑर्डिनेट किसके, ये वाले इस x के, ठीक है, ये जो आपको x नजर आ रहा है ना इस x के, सिंपल। उसके बाद देखें क्या कहते हैं कि आपके पास इसको जो b कोऑर्डिनेट ऑफ x है ना इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ये जो b है उसको जो है ना छोटा करके लिखेंगे आप, b कोऑर्डिनेट है x का और x को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो जब हम इस तरह से b कोऑर्डिनेट ऑफ x लिखते हैं तो उसकी जो स्केलर वैल्यूज होती हैं उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, c1 c2 so on cn, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ x आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, कंसीडर आप बेसिस b जो है ना आपके पास है b1 एंड b2, तो ये r2 का मतलब क्या है कि इसकी जो इमेज है ना इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो दो होंगे, ठीक है, दो बनेंगे। जैसे देखो b1 1 0 और b2 1 2, यहाँ पे एलिमेंट सिर्फ हम दो एलिमेंट्स ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कंसीडर कर लें कि जो बेसिस इन्होंने आपको गिवन की हुई है b1 एंड b2 हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो आर स्क्वायर इसका मतलब है कि इमेजेस इसकी जो है ना वो दो होंगी, जैसे दो एलिमेंट से ज्यादा इसमें नहीं आ रहे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जो ना कोऑर्डिनेट वेक्टर भी दे दिया हुआ उन्होंने, यानी कि b कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या है -2 एंड 3। इट मीन्स कि ये जो -2 है ये c1 है और ये जो 3 है ये c2 है। हमने फाइंड करना है x, तो जो आपने इक्वेशन याद की है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपने उस इक्वेशन को लिखना है, x इक्वल्स टू c1 b1 c2 b2, ठीक है। तो c1 की जगह आपने जो लिखना है वो -2 लिखना है, b1 एज इट इज, ठीक है, प्लस
C2 की जगह आप 3 लिखें और B2 लिखें। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इनकी जगह इनकी वैल्यूज पहले भी ऐड कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में भी, ठीक है। B1 की जगह आप B1 की वैल्यू 1 एंड 0 पुट करें और B2 की जगह 1 एंड 2 पुट करें, ठीक है। फिर इनको मजीद सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है ना x का आंसर आ जाएगा 1 एंड 6, यानी कि -2 + 3 और 0 + 6, तो 1 एंड 6 आ जाएगा। होप सो आपको एग्जांपल की समझ आ जाएगी, आ गई होगी। और आपको पता है पेपर में इस तरह की छोटी छोटी जो एग्जांपल्स होती हैं ना ज़्यादातर वही आती हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, ऐसा आपके पास है V1 V2 एंड V3। इसमें जो आपके पास है ना मैट्रिक्स जो है ना इसमें आपको सेट में दे दिया हुआ V1 V2 एंड V3। ये कहते हैं बेसिस है आपके पास R3। देखिए अब इसमें R3 था ना, तो इट मीन्स कि इसमें 3 जो है ना वो एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 1, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। V1 में क्या है 1 2 1, V2 में क्या है 2 9 0 और V3 क्या है 3 एंड 4। फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V फाइंड करना है, यानी कि जो x था ना अब उसकी जगह आप लिखेंगे V, यानी कि x = C1 B1 C2 B2 होता था ना, तो अब आप V = C1 B1 लिखेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू S बताना है। आप पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देख लें, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, आपने लिखनी है वही वाली इक्वेशन, ठीक है। x = C1 V1 + C2 B2 + C3 B3। अब जो x है उसकी जगह आपने, क्योंकि मैंने बताया था कि x की जगह आपने v पुट करना है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है पहले हम उसका नाम x दे रहे थे, इन्होंने v दिया है, तो जो गिवन है अब वही लिखेंगे। v की जगह लेंगे 5 - 1 9 इक्वल C1 जो है वो एज इट इज आ गया, और V1 की जो वैल्यू इन्होंने गिवन की हुई है, जैसे C1 B1 था ना, अब इसकी जगह V1 है, ठीक है। 1 2 1, फिर C2 2 9 0 एंड C3 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी इक्वेशंस बना लेनी है। वो कैसे बनेंगी कि आपके पास जो C1 है ना इसको मल्टीप्लाई आपने करना है। यहाँ पे आपके पास आएगा C1, फिर यहाँ पे C1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस C3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली इनकी जो है ना आपने लेनी है वैल्यूज, ठीक है, उनको लिखना है इक्वल्स टू पहली वाली के 5 के इक्वल। फिर आपने -1 लेना है, -1 को किसके इक्वल रखेंगे, यानी कि 2 C1 9 C2 और 3 C3 के, ठीक है। और फिर लास्ट में आप 9 इक्वल रखेंगे, देखें C1, फिर C2 आप करेंगे वो 0 हो जाएगा और 4 C3 के। जब ये इक्वेशंस बन जाएंगी, इन इक्वेशन से आपने अब C1 C2 एंड C3 की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप कोई सी 2 इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लें, ठीक है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्शन करें, तो आपके पास जो है ना C1 C2 एंड C3 की वैल्यूज आ जाएंगी। क्योंकि ये जो है ये आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि रफ पे आप खुद करके और डायरेक्ट इसके आंसर भी पेपर में लिख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग में ये आ जाए, ठीक है। बाकी C1 C2 और C3 की वैल्यूज निकालनी है, मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं, आप निकाल लेंगे। जब ये आ जाए आपके पास वैल्यू C1 C2 और C3 की, तो आप उसको लिखोगे कि S जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V इक्वल है 1 -1 एंड 2 के। तो ये आपके पास है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। होप सो आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर्स फाइंड करने आ गए होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो है ना यूजिंग डेफिनेशन, यही जो इन्होंने गिवन की है ना, अब सॉरी ये आपके पास जो आए हैं ना, ये आपके पास कोऑर्डिनेट जो है ना वेक्टर्स ऑफ S आए हैं। आपने फाइंड कैसे करना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो V = C1 V1, यानी कि वही वाली इक्वेशन लिखनी है। अब आपके पास पहले C1 C2 नहीं था, अब आपके पास गिवन है, तो आपने उनकी वैल्यूज लिखनी, C1 का जो आंसर है वो भी, और V1 जो इन्होंने आपको गिवन किया हुआ है, सबको आंसर में पुट करना है इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो देख लें। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर आपने फाइंड करना है। जैसे ये आपने फाइंड किया कोऑर्डिनेट वेक्टर, जबकि पोलिनोमियल गिवन हो, यानी कि जो x है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो अब p से, ठीक है। p आपको दे दिया हुआ इन्होंने ax0 + a1x + a2x2, ठीक है, और बेसिस आपको गिवन कर दी है 1x x² 4p2। फाइंड आपने क्या करना है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो p था ना, p की वैल्यूज को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि x की जगह वो लिख के C1 V1, तो V1 की जगह आप ये वाला 1 लिखेंगे, प्लस C2 V2 आपके पास ये x है, ठीक है, और C3 और V3 आपके पास x की स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल फिर आप क्या करें, इनको कंपेयर कर लें कि A0 जो है ना वो आपका C1 के इक्वल आ रहा है। फिर आपके पास जो A2 x वाली वैल्यूज को कंपेयर करें तो C2 आपके पास A1 के इक्वल आएगा,
और जो C3 है वो आपके पास A स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है, कंपेयरिंग करके ना इनको आपस में। तो फिर आपके पास जो वेक्टर आया ना वो A0, A1 और A2 आ गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ जो पेपर में आ जाते हैं अमूमन, ठीक है। जो मैं आपको स्किप करवाऊंगी वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब फिर आपको वही गिवन कर दिया, वही दोनों ऊपर और नीचे वाली एग्जांपल सेम है। p की वैल्यू 5 - 4x + 3x² दे दिया है और बेसिस भी आपको गिवन कर दी है, यानी कि ये v1 है, ये v2 एंड ये v3 है। तो सिंपल आपने x इक्वल्स टू यानी कि x यानी कि p इक्वल्स टू c1, v1 की जगह 1 पुट करें, c2 v2 की जगह x और c3 v3 की जगह x² पुट करें, ठीक है। फिर कंपेयरिंग आपने करनी है। यहाँ पे जो c1 है ना देखिए जो C1 है उसके साथ आपके पास 1 आ रहा है ना, यानी कि 1 और 5 ये दोनों मैथमेटिकल्स हैं, इनको आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप C1 है आपके पास किसके इक्वल आएगा 5 के, फिर x इसके साथ और इसके साथ भी x नेक्स्ट वाली। अब x वाली कंपेयर होंगी तो C2 किसके इक्वल आ जाएगा -4 के, और x की स्क्वायर जो है ना वो देखिए आपके पास C3 किसके इक्वल आ रहा है 3 के। तो कंपेयरिंग की आपके पास 5 - 4 एंड 3 जो है ना वो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें भी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ही फाइंड करने हैं। बेसिस आपको गिवन कर दिए, ये आपके पास A1 जो है ये V1 है, ये V2, V3 एंड V4 इस तरह से है, ठीक है। करना आपने क्या है, आपको जो गिवन है ना A1 भी गिवन कर दिया है, A2, A3, A4 ये सारे के सारे आपको वेक्टर्स जो है ना प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो करना क्या है, आपने फाइंड करने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। तो जो A है ना अब आपके पास इक्वल आएगा C1 A1, सेम आपके पास इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन बिल्कुल सेम है, जो आपको गिवन की हुई है ना चीजें उस लिहाज से आपने जो है ना उनको सॉर्ट आउट कर लेना है। A इक्वल आ जाएगा C1 A1 + C2 A2 + C3 A3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो आपके पास 4 तक गिवन था तो C4 A4 तक ही होगा। अब जो A की वैल्यू है वो तो आप एज इज इक्वल के साइड पे लिख लो ना, A का जो मैट्रिक्स गिवन था, फिर C1 A1 का मैट्रिक्स, C2 A2 का जो है ना मैट्रिक्स, C3 A3 का मैट्रिक्स और C4 A4 का मैट्रिक्स। फिर आपने क्या करना है, C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, C1 को ये आ जाएगा -C1 और ये भी आ जाएगा C1 और ये वाली वैल्यूज आपके पास 0 हो जाएंगी। C2 के लिए ये C2 आ जाएगा और C2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें C2 और बाकी वाली वैल्यूज 0 आ जाएंगी। उसके बाद C3 में भी ऐसे आपने करना है, C4 में भी। नेक्स्ट आपने इन सबको कर लेना है ऐड। जब आप इन सबको करेंगे जमा, तो जमा करने से आपके पास जो है ना नेक्स्ट क्या आएगा, ये आपके पास कंपेयरिंग, फिर आप इनमें करेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ से करने के बाद, ठीक है, प्लस एडिशन वगैरह करने के बाद फिर आप जो है ना फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से कंपेयर करेंगे, यानी कि -C1 + C2 को इक्वल रखेंगे हम 2 के, C1 + C2 को इक्वल रखेंगे 0 के। इस तरह से आपके पास ऐसे करने से क्या होगा, C1 C2 C3 एंड C4 की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए यहाँ से तो डायरेक्ट C3 और C4 की वैल्यूज आ गई हैं, C1 और C2 की वैल्यूज भी फाइंड करें, ठीक है, कंपेयरिंग करके कर लें। तो फिर आपके पास जो है ना C1 की वैल्यू 1 आ रही है, C2 की 1, C3 की -1 और C4 की 3। तो ये आपके पास आ गए हैं वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स y - 1 1 -1 एंड 3, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। उसके बाद आ रहा है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी जो है ना आप इसको मोटा मोटा देख लें। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ सेट कंसिस्ट ऑफ 1-to-1 मैपिंग। भाई इसमें क्या होता है 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 का क्या मतलब होता है, पहले वाले का एक एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज होती है उसका भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो कहते हैं पॉइंट्स आपके पास अगर हो तो ऑर्डिनरी ग्राफ जो है ना वो आपके पास क्या बनेगा, प्लेन व्हेन वन सेलेक्ट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन ईच एक्सिस। भाई ये आपको इन्होंने जो है ना ये एग्जांपल नंबर 1 से ग्राफ दे दिया है कोऑर्डिनेट जो है ना मैट्रिक्स का। कहते क्या है कि आप जो है ना जब सॉल्व कर रहे हो, एग्जांपल है आपको कि कोऑर्डिनेट ग्राफ है तो उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ना प्लेन पे वो परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि अगर आपके पास देखिए B1 जो है ना E1 है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा ना वो ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना ऑपोजिट जो है ना लाइंस, यानी कि अगर एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो उसके ऊपर वर्टिकल लाइन आ रही हो, अगर वर्टिकल लाइन है तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही हो, ठीक है। तो ये देखें ना आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस जो है ना वो परपेंडिकुलर होता है। तो B1 देखें E1 जो है ना वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर E2 B2 आ रहा है। तो इस तरह का आपके पास जो है ना वो कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनता है। ये चीज़ बस उन्होंने बताई है। मजीद देखें
एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल नंबर 7 है। B1 आपके पास 2 and 1 है, B2 1 है और X भी आपको गिवन B2 B1 X भी गिवन कर दिया। और B में देखें ना, अब आपको पता है B2 में B1 और B2 की वैल्यूज आपको गिवन कर दी हुई हैं। फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर XP, वही फार्मूला C1 B1 प्लस C2 B2 इक्वल टू X, यानी कि X इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2। X तो ऑलरेडी गिवन है, X की जगह आप लेंगे 4 and 5, ठीक है। इन्होंने डायरेक्शन चेंज की, आप इसको इस साइड पे भी रख सकते थे 4 and 5। C1 एज इट इज B1 2 and 1, C2 B2 1 and -1। फिर आप इसी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया आपको कि आप जो है ना, अगर इनकी वैल्यूज को यानी कि C1 की जो वैल्यूज है B1 और B2, यानी कि इनका मैट्रिक्स बना लें B1 और B2, 2 -1 1 and 1, और C1 और C2 जो है ना, इनका आप अलग मैट्रिक्स बना लें जो स्केलर्स हैं, और X जो है ना आपके पास ये 4 and 5 ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स के मेथड के साथ भी, ठीक है। वैसे तो आपने C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो आपने पहले किया है, मैंने आपको मेथड बताया, उसे C1 और C2 की वैल्यूज आएंगी और उसी से आपका जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने इक्वेशन में कर दिया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो क्या करें भाई, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एज इट इज, जैसे C1 और C2 है ना, वो दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जो C1 और C2 के साथ वैल्यूज है ना, वो दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भाई आप ले लें डिटर्मिनेंट, 1 2 जार 2 आ जाएगा, माइनस लगाएं 1 1 जार -1 आएगा, माइनस +1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, वो आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है 3, तो इसीलिए जो है डिटर्मिनेंट 1 के नीचे 3 क्या है पता ना आपको। इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 ओवर डेट जो आपके पास वैल्यू है वो, और अर्जॉइंट उस वैल्यू का ही, ठीक है। तो इसका फिर इन्होंने साथ ही अर्जॉइंट भी लिया। अर्जॉइंट में क्या करते हैं, हम पोजीशंस चेंज कर देते हैं, 1 2 की जगह पे चला जाएगा, 2 1 की जगह पे, और बाकी जो होती है ना नॉन आपके पास स्केलर होती हैं, उनके आपके पास आ जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज करके वैल्यूज आप 1 over 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से इन्होंने क्या किया है, C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करनी थी, इसको जो है ना A वाले मैट्रिक्स से यानी कि X वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 और 2 आ गया। भाई ये इतना लंबा प्रोसेस है, इससे बेहतर है कि आपने जो किया हो ना वही करें, C1 और C2 करें, ये C1 और C2 को मल्टीप्लाई करें, कंपेयर करें, इक्वेशंस बनाएं, और इन इक्वेशन से आप C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लें। सिंपल सा आसान सा तरीका है, इतना आप लोगों को मुश्किल करके बता दिया पेपर में, ये थोड़ी ना बताना है इन्होंने कि ये करें वो करें। आपने सिंपल अपने तरीके से जिस तरह से आपको आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही था आपका आज का लेक्चर। इसमें मज़ीद मैं देख रही हूँ क्या आपको करवाने वाला इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये कुछ एग्जांपल्स थी, इनको देख लें, इस तरह की पेपर में आती हैं, बाकी जो एग्जांपल्स हैं ना वो नहीं आती। ये एग्जांपल नंबर 10 है, V1 V2 और X गिवन किया हुआ है, B की वैल्यूज भी दी हुई हैं, और क्या कहते हैं कि एज इक्वल्स टू स्पैन V1 V2 फाइंड करें, डिटरमाइंड इफ X इज इन एज, X जो है वो एज में है, एज में तो V1 और V2 की वैल्यूज में है। कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना, वही C1 V1 प्लस C2 V2, और उसके बाद आपके पास जो वेक्टर एज होता है X होता था। सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को लेना है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट भी C1 और C2 ही फाइंड करना है ना, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो पहले हमने किया, नहीं तो फिर ये इनके वेक्टर्स लें और जैसे इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही फिर एचलन फॉर्म जो है ना वो बनाएं। उसके लिए 1 बनाना पड़ेगा, उसके नीचे वो 0, ठीक है। पिवोट वैल्यूज उसके नीचे 0 बनानी पड़ेंगी, और फिर जो आपके पास बचेंगी ना ये वैल्यूज देखें 2 and 3, ये आपके पास C1 and C2 होगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है, मुझे तो वही मेथड आपका ईजी लगता है, डबल माइंड होने से, कंफ्यूज होने से बेहतर है वही मेथड आप ईजी से कर लो। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है B1 की वैल्यू B2 और B3 गिवन है और X भी गिवन है, तो शो करना है B1 B2 B3 जो है ना बेसिस है R की 3 की, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आप देख लें इन्होंने कहाँ पे इनके आंसर दिए। हाँ देखिए, ये कहते हैं इट इज द एविडेंट दैट द मैट्रिक्स PB इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स आपके पास B1 B2 B3 है, तो ये रो इक्विवेलेंट है, यानी कि सारी की सारी रो वो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो बाय द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम PB इज इन्वर्टिबल एंड इट्स कॉलम्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ R3। भाई देखिए सब में 3 जो है ना वो इमेजेस एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास जो रो है मैट्रिक्स है ना वो बेसिस हैं R3 की, इमेजेस इनकी बन रही है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड करना है, वही C1 C2 इस तरह से B1 B2 आपने ये अप्लाई करके ना तो इसमें से फाइंड कर लेना है। यही आपका आज का लेक्चर है। ये एग्जांपल आपने खुद से करनी है, सेम उसी मेथड पे है, और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। आज का लेक्चर होप सो आपको समझ आ गया होगा। जैसे अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।